नमस्कार, मैं एमके झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल डिजिटल क्लासरूम बाय एमके झा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो है अजंता की गुफाओं से संबंधित। यहाँ पे आप देखोगे आगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने एक अलग ही प्रकार की कलाकृति को संजो कर रखा है। आज के इस टॉपिक में हम लोग बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं को, अजंता की गुफा से संबंधित चीजों को जानेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। आप किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो या नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो इतिहास विषय को लेकर, तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा आप एसएससी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या राज्य स्तर के किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हो या कर रहे हो, तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रह सकता है, क्योंकि इसमें अजंता की गुफा को लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का मैंने यहाँ पर समावेश करने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बतलाने और समझाने का प्रयास करते हैं। तो सीधे अब हम लोग चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, आपको दिखलाने का और समझाने का प्रयास करेंगे अजंता की गुफा को। तो जैसा आप स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम यहाँ पे दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं अजंता की गुफा को, जो सह्याद्री पर्वत, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, एक गुफा के रूप में इसे किस प्रकार से बौद्धों ने बनाया और विकसित किया, इसी को आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समय को ना ज्यादा व्यर्थ करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और फिगर अजंता की गुफाओं के बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो क्या कह रहा है, सबसे पहला अगर हम लोग देखें कि अजंता की गुफा कहां पर मौजूद है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला के चट्टानों को काट कर बनाई गई है। अगर हम लोग इस गुफा की बात करें या अजंता की इस कंदराओं की बात करें, तो इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 4 का उपयोग चैत्य या प्रार्थना कक्ष के लिए किया जाता था, यानी बौद्ध भिक्षु जहां पर अपना पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे इन चैत्यों का, इन प्रार्थना कक्षों का। इसके अलावा इसमें जो 25 और महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, उनका उपयोग आवासीय गुफाओं के रूप में, विहार के रूप में किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे सीधे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि अजंता की गुफाओं में कितने ऐसे गुफाएं हैं जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षु प्रार्थना के लिए या पूजा के करने के लिए चैत्य के रूप में करते थे। चैत्य जो कि बौद्धों का पूजा गृह होता है, एक प्रकार से उनका मंदिर होता है, जहां पे उनकी जो आस्थाएं होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। तो उनकी संख्या अजंता की गुफाओं में 4 है। इसके अलावा 25 ऐसी गुफाएं हैं जहां पे जिसका उपयोग वे लोग बेसिकली विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में करते थे। आगे हम लोग बढ़े, ये जो अजंता की गुफाएं हैं, आप देखोगे कि इसका यूनेस्को ने इसे, है ना, इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1983 ईस्वी में मान्यता दी या यूनेस्को की सूची में शामिल किया। अजंता और एलोरा दोनों को 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को ने इसे घोषित किया था। ये क्यों फेमस है, ये जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। तो याद रखिएगा कि अजंता की जो गुफाएं हैं वह भित्ति चित्रों से भरी हुई हैं और यहाँ पे शिल्प कला का बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इन गुफाओं को
1819 में ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम था कैप्टन जॉन स्मिथ, जो वहां शिकार करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उन्हें यह गुफा दिखाई दिया था और तब यह हम लोगों के बीच में आया। तो इसे खोजने का श्रेय कैप्टन जॉन स्मिथ को जाता है और इन्होंने शिकार के दौरान इसकी खोज की थी। यह भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण गुफा है अजंता से संबंधित, इसको किसने संरक्षित किया। तो संरक्षित करने वाले में दो महत्वपूर्ण राजवंश का नाम आता है। एक शुरुआती जो संरक्षण दिया इसे, ये सातवाहन राजवंश ने और बाद में वाकाटक शासकों ने इसे संरक्षित किया था। सातवाहन काल यानी ईसा पूर्व दूसरी से प्रथम ईसा पूर्व या शताब्दी ईसा पूर्व, शासक सातवाहन वंश के शासकों द्वारा प्रारंभिक गुफाओं, खास करके गुफा संख्या 9, 10, 12 और 15A का निर्माण कराया गया। और यहाँ पर जो शुरुआती गुफाएं हैं वह हीनयान बौद्ध परंपरा से जुड़ी सरल चैत्य गुफाओं का निर्माण यहाँ पर हुआ है, जबकि गुफा संख्या 10 प्राचीनतम चित्रकारी के इसमें अंश हम लोगों को दिखलाई देते हैं। तो जो शुरुआती गुफा है उसका विकास याद रखना है आपको। जो भी शुरुआती गुफा है यह सातवाहन वंश के द्वारा संरक्षित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये जो गुफा है इसका अधिकांश विकास वाकाटक काल में यानी 5वीं से 6ठी शताब्दी में हुआ और इसमें राजाओं से अधिक यहाँ के मंत्रियों ने यानी वाकाटक वंश के मंत्रियों ने और बौद्ध भिक्षुओं और व्यापारियों का इसे विकसित करने में योगदान रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। हम लोग अब वाकाटक वंश के बारे में देख लेते हैं। वाकाटक वंश 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी। प्रमुख संरक्षक में हरिसेन वाकाटक राजा रहे। उनके मंत्री वराहदेव द्वारा गुफा संख्या 16 का निर्माण कराया गया, ऐसा हमें एक दान पत्र में उल्लेख मिलता है ना। आगे कह रहा है महायान बौद्ध कला का विकास कहां पर सबसे अधिक हुआ है, तो गुफा संख्या 1, 2, 16, 17, 19 जैसे उत्कृष्ट चित्रित गुफाओं का निर्माण यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये जो आपका अजंता की गुफा है इसके गुफा संख्या 1, 2, 16, 17 और 19 में बहुत ही उत्कृष्ट रूप से चित्रकला को प्रस्तुत किया गया है। अभिलेखों में वाकाटक का उल्लेख 16 नंबर गुफा के एक दान पत्र को देख करके हम लोगों को पता चलता है। इसका निर्माण कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, तो जैसा कि मैंने बताया इसके पहले चरण का विकास ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से प्रथम शताब्दी के बीच हीनयान बौद्ध जो अनुयायी थे हीनयानियों के द्वारा किया गया था। और इनकी जो प्रमुख गुफा है वो गुफा संख्या 9, 10, 12, 13 और 15A। वहीं दूसरे चरण का विकास 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ और इस दौरान यानी कि जो दूसरे चरण का विकास हुआ वो महायान बौद्ध परंपरा के समय इसका विकास देखने को मिलता है और इसी में भव्य चित्रकारी हमें देखने को मिली, भव्य भव्य मूर्तियां यहां पर हमें देखने को मिली हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो गुफा है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इसकी संरचना किस प्रकार की है। तो आपको याद रखना है कि सह्याद्री पर्वतमाला को काट करके यहाँ पे कुल 29 अलग अलग प्रकार की गुफाएं बनाई गई हैं और इसका आकार घोड़े की नाल के समान है ना, घोड़े के नाल के समान यानी लगभग यू शेप में हम लोगों को देखने को मिलता है। ये चैत्य प्रार्थना हॉल और बिहार मठ के रूप में बनी हुई है। गुफा संख्या 1, 2, 16, 17, 19 और 26 ये याद रखिएगा। कुल 6 ऐसे गुफाएं हैं जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16, 17, 19 और 26 सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें उत्कृष्ट चित्रकारी और मूर्तियां हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं।
और आप याद रखिएगा कि आप चाहे सिविल सर्विसेज जैसे यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। साथ ही आप अगर बड़े लेवल के एग्जाम जैसे कि नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो वहां भी इस टॉपिक से हमेशा सवाल पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ के चित्रकला की शैली एवं तकनीक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक कला का अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होगा कि भारतीय कला भी हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना होता है, और इसी के अंतर्गत हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं अजंता की गुफा के बारे में, अजंता की कलाकारी या चित्रकला और मूर्ति कला के बारे में। तो इसकी चित्रण शैली किस प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एसएससी लेवल के एग्जामिनेशन में भी इनसे डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि अजंता की चित्रकारी किस तकनीक से बनाई गई है। तो आपको याद रखना है कि इसे फ्रेस्को सेको टेक्निक कहा जाता है। और ये फ्रेस्को सेको टेक्निक क्या होता है, इसमें सूखी प्लास्टर वाली दीवार होती है जिस पर रंगों से चित्र बनाए जाते हैं, जिसे फ्रेस्को सेको टेक्निक कहा जाता है। और इसका प्रयोग सबसे अधिक हम लोगों को अजंता की गुफा में देखने को मिला है। यह तकनीक गुफा संख्या 9, 10 जो हिनयानियों से संबंधित है, और गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 ये महायान काल से संबंधित है, में स्पष्ट रूप से हम लोगों को दिखलाई देती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे। तो किस प्रकार के रंगों का, वो रंग कहां से प्राप्त किए जाते थे, ये भी पूछा गया सवाल है एग्जामिनेशन में। और अलग अलग प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि अजंता की गुफाओं में जो लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया वो किससे बनाया गया, वह लौह अयस्क से बनाया गया था। हरा रंग ग्लूकोनाइट या मेलाकाइट से बनाया गया था। नीला रंग लैपिस लाजुली है ना, लैपिस लाजुली से बनाया गया था। ये आयात किए जाते थे उस समय। आप देखते हो सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही भारत में लैपिस लाजुली का आयात होता रहा है। इसके अलावा काला रंग बात करें तो ये चारकोल और मैग्नीज से बनाया जाता था, और सफेद रंग चूना या जिप्सम से बनाया जाता था। तो अलग अलग प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया। आपसे यह भी पूछा जा सकता है इन निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रयोग नहीं किया गया है वहां की चित्रकारी में। तो याद रखना, इन 5 महत्वपूर्ण रंगों का प्रयोग अजंता की चित्रकारी में किया गया। लाल और पीला रंग, हरा रंग, नीला, काला और सफेद, ये कुल 6 रंग हैं जो हमें अजंता की चित्रकारी में दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ की जो आकृतियां हैं वो किस प्रकार से खूबसूरत है ना, इसमें लालित्य कहां से आया है। तो चेहरे में आदर्शित सौंदर्य दिखता है स्पष्ट रूप से। क्या आदर्शित सौंदर्य है, तो इसकी आंखें बड़ी बड़ी बनाई गई हैं, बहुत ही कोमल हाव भाव, यानी बहुत ही खूबसूरती के साथ इन चित्रों को उकेरने का प्रयास किया यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने, और बौद्ध भिक्षु में जो कलाकार रहे होंगे उनके द्वारा। भंग मुद्रा का इस्तेमाल किया गया है में नारी आकृतियों, जैसे गुफा संख्या 1 में एक सुंदरी का चित्र है ना, 3 डायमेंशनल आप एक प्रकार से कह सकते हो, चित्रों को वहां उकेरने का प्रयास किया गया है। कलात्मक विशेषता इसका क्या है, तो सबसे पहले देखिएगा कि दूर के दृश्यों को बहुत ही छोटा दिखलाने का प्रयास किया गया है। दूर के जो भी दृश्य हैं उसे छोटा दिखलाया गया और निकट के दृश्यों को बड़ा दिखाया गया है। प्रकाश और छाया का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो आप देख पा रहे हो किस तरह से चीजों को प्रस्तुत किया गया है। दूर का दृश्य दिखाना है तो उसे छोटा बनाया, निकट के दृश्य को बड़ा दिखा करके प्रस्तुत किया गया। प्रकाश और छाया का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाया गया। चित्रों में वात्सायन सूत्र में वर्णित साटिका
यानी छायांकन तकनीक का प्रयोग किया गया है, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अजंता की गुफाओं के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं और वह कौन सी गुफा में पाया गया है। जैसे गुफा संख्या 1 की अगर बात करें तो वहां बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है। इसकी विशेषता क्या है? इनके हाथ में आपको कमल दिखेगा और दयालु मुद्रा में यह दिखलाई देते हैं। इस बोधिसत्व की बहुत ही मनोहर छवि है। मैंने इसका इमेज भी आगे इस्तेमाल किया। ये आप जो इमेज देख रहे हैं यह पद्मपाणि है और आप देख पा रहे हैं कि इनके हाथ में कमल का फूल है ना, और कमल का हाथ में फूल होने के कारण ही इसे पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। अगला हम लोग बात करें तो महापरिनिर्वाण बुद्ध, यानी बुद्ध के महापरिनिर्वाण को गुफा संख्या 2 में दर्शाया गया है। इसमें लेटे हुए बुद्ध की विशाल मूर्ति जो उनके महापरिनिर्वाण को दर्शाती है। वहीं गुफा संख्या 9 में हाथी घोड़ों का जुलूस दर्शाया गया है जो जातक कथा से संबंधित है। जीवंत रंग और गतिशीलता से भरपूर ये दृश्य देखने में प्रतीत होते हैं। वहीं गुफा संख्या 10 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें शाक्य राजकुमार, जब वो बुद्ध नहीं बने थे, है ना, जब वो सिद्धार्थ थे, उस समय का चित्रांकन किया गया है। यानी कि इसमें बुद्ध के प्रारंभिक जीवन का दृश्य हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण चित्रों को देखते हैं, समझते हैं। तो गुफा संख्या 16 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इमेज में भी देख पा रहे हो, एक मरणासन्न राजकुमारी का चित्र बनाया गया है। एक बीमार राजकुमारी को देखने आए लोगों का हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। विदुर पंडित जातक का जो चित्र है वो कहां पर है? गुफा संख्या 17 में। बोधिसत्व के पूर्व जन्म की कथा, जहां वे मंत्री विदुर के रूप में थे, है ना। इसके अलावा बात करें नागराज और उनकी पत्नी, तो इसका उल्लेख गुफा संख्या 19 के चित्र में देखने को मिलता है। और नागराज और उसकी पत्नी के चित्र का क्या विशेषता है? तो बहुत ही सुंदर नाग दंपत्ति की आकर्षक छवि वहां पर उकेरी गई है। अगर गुफा संख्या 26 की बात करें तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की हम एक बहुत ही आकर्षक मूर्ति यहाँ पे दिखलाई देती है। यहाँ पे चित्र के अलावा मूर्तियां भी बनाई गई हैं। आगे हम मूर्तियों का भी विश्लेषण आपको करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक मूर्ति बनाई गई जो एक विशाल चट्टान को काट करके बनाया गया है ना। विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई बुद्ध की प्रतिमा है, जिसे गुफा संख्या 26 में दर्शाया गया है एक मूर्ति के रूप में। अब आइए इन चित्रों का थोड़ा हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। चूंकि आप हर प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल्ड में जाना हम लोगों के लिए आवश्यक है। अगर आप इतिहास के शुद्ध छात्र हैं तो मेरे ख्याल से आपको इन विषयों को समझने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गुफा संख्या 1 की अगर बात करें, यहाँ पे बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र हम लोगों को मिलता है। और इसकी विशेषता क्या है? बोधिसत्व की एक आकृति उकेरी गई में करुणा और शांति से यह परिपूर्ण है। हाथ में कमल है, आप देख सकते हैं इमेज में, हाथ में कमल लिए हुए है, मुकुट पहना हुआ है, आभूषणों से सुसज्जित है और पृष्ठभूमि में अन्य देवताओं, अप्सराओं और भक्तों का चित्र हमें देखने को मिल जाता है। यानी बैकग्राउंड में अलग अलग प्रकार के देवताओं की मौजूदगी, अप्सराओं और जो इनको पूज रहे हैं, जो इनको फॉलो कर रहे हैं, उन भक्तों की उपस्थिति है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोधिसत्व है जो करुणा और शांति के देवता माने जाते हैं। इसके अलावा हंस जातक आप इमेज में देख सकते हैं। हंस जातक का कितना खूबसूरत चित्र वहां उकेरा गया है। और इसकी एक कथा है, बेसिकली बौद्ध ग्रंथों में हम लोगों को मिलता है कि एक बुद्धिमान हंस राजा के लिए सोने का अंडा देता था, लेकिन उसकी जो रानी थी
वह उसका शिकार करवाती है इस लालच में आकर के कि एक ही बार में हमें सभी सोने के अंडे प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो चित्रांकन किया गया है, यह चित्रांकन कहां पे किया गया है? गुफा संख्या 17 में। और इसमें जो हंस को दिखलाया गया है उसमें स्पष्ट रूप से डर और पीड़ा का भाव प्रकट होता है। इसमें राज दरबार का बहुत ही जीवंत चित्रण किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं हंस जातक को, और इसी को बाद में रानी के द्वारा मार दिया गया था, ये चित्र में दर्शाया गया है। इसके अलावा हम लोग बात करें गुफा संख्या 2 में महामाया देवी के स्वप्न का जिक्र है। यानी गौतम बुद्ध का जब जन्म नहीं हुआ था और वो गर्भ में जब प्रवेश कर रहे थे, महामाया के कोख में जब वो आने वाले थे, उस समय के चित्र के चीजों को चित्रांकित किया गया है। इसमें बुद्ध के जन्म से पहले महारानी माया को सफेद हाथी का एक स्वप्न आता है। इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ चित्रांकित किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं कि महामाया लेटी हुई है और उनके स्वप्न में ये हाथी का एक चित्र आया है ना। इसीलिए गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक हाथी को माना जाता है। चित्रांकन किस प्रकार है? तो रानी सैया पर लेटी हुई है, दासियां सेवा में है और स्वप्न में हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता हुआ दिखलाई देता है ना। आप इमेज में से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि महारानी महामाया लेटी हुई है, यहाँ दासियां उनकी सेवा में तल्लीन है और एक हाथी धीरे धीरे उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा गुफा संख्या 16 का बात करें तो विदुर पंडित जातक की वह गुफा है या चित्र है। इसे आप एक प्रकार से कह सकते हो महाभारत से जुड़ता हुआ यह दिखलाई देता है पात्र, और इसे भी एक महत्वपूर्ण बोधिसत्व माना गया है, एक महत्वपूर्ण जातक माना गया है। इसकी कथा क्या है? विदुर पंडित एक बुद्धिमान मंत्री थे जिन्होंने राजा को अधर्म से बचाया था। इसका चित्रांकन यानी इसमें राज दरबार का विस्तृत दृश्य चित्राया गया है, चित्र बनाया गया है और इसकी भाव भंगिमाओं में तनाव और संवाद स्पष्ट रूप से दिखलाई देते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियां भी बनाई गई हैं जिसे हम अब आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। तो गुफा संख्या 19 में मुकुटधारी बुद्ध का चित्र हम लोगों को देखने को मिलता है। इसकी विशेषता क्या है? बुद्ध को महायान शैली में मुकुट पहने हुए दिखलाया गया है। इसमें बुद्ध को महायान शैली में यानी कि एक देवता के रूप में, है ना, बिल्कुल गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में, महायान शैली का अर्थ ही होता है गौतम बुद्ध को भगवान के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वो मुकुट पहने हुए हैं और चेहरे पर अलौकिक शांति है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा गुफा संख्या 26 में जैसा मैंने कहा महापरिनिर्वाण को दर्शाया गया है और इसे एक विशाल चट्टान को काट करके बनाया गया है। यह प्रतिमा लगभग 7.5 मीटर लंबी है, 7.5 मीटर लंबी, जिसमें बुद्ध को शयन मुद्रा में दिखलाया गया है और इसके पृष्ठभूमि में बैकग्राउंड में शोकाकुल भिक्षु और देवता स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गुफा संख्या 1 में भी यक्ष और यक्षिणी की बहुत सारी मूर्तियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं, जैसे द्वारपाल के रूप में यक्ष पुरुष और यक्षिणी स्त्री की मूर्तियां बनाई गई हैं। आभूषणों और वस्त्रों का विस्तृत नक्काशीदार अंकन किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं अजंता की गुफा अपने आप में कितना शानदार है, किस तरह से आज से लगभग हजारों साल पहले, आप ऐसा कह सकते हो कि आज से लगभग 2500 से 3000 साल पहले इस तरह की चित्रकारी और इस तरह की मूर्ति कला अपने आप में अद्वितीय थी। शायद किसी और देश की सभ्यता में न इस तरह की चित्रकारी, इतनी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया हुआ चित्रकारी नजर आता है और न ही इतना सुंदर मूर्ति कला उनके पास था, जो हम भारत की एक प्रकार से कह सकते हो महत्वपूर्ण धरोहर है।
अब इसके थोड़े संरक्षण की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसान झेल रहा है वर्तमान में, क्योंकि वो एक गुफा है और गुफा के अंदर आप कह सकते हो बड़ी भारी मात्रा में नमी, फफूंदी और पर्यटकों के स्पर्श से इसे क्षति पहुंची। कुछ चित्र अब धुंधले हो चुके हैं। संरक्षण के क्या प्रयास किया गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा प्रकाश और आर्द्रता पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट्स द्वारा चित्रों का 3D स्कैन भी किया जा रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हो अजंता की कला को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद है आज का भी लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। आज भी मैंने बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको देने का प्रयास किया। तो आज का लेक्चर यदि आप लोगों को पसंद आया तो आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, देखे वीडियो को, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी करिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।